अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान के आज के तमाम प्रॉब्लम, मसले, मसाइल, तबाही की ज़िम्मेदार डॉन लीक्स की झूठी स्टोरी जो उस वक़्त की एस्टेब्लिशमेंट ने बनाई थी। वजह सिर्फ ये थी कि नवाज शरीफ को सी पैक से रोकना था। अच्छा, ये एक अलहदा टॉपिक है, क्यों, कब, कैसे, लेकिन उस्ताद मोहतरम जो कि उनका पहला एक कॉलम आया था सिद्दीकी साहब का, इरफान सिद्दीकी साहब का, उनका दूसरा कॉलम आया जो एक एक मियाँ साहब के हवाले से है कि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे जब ये डॉन लीक्स वाला मामला हुआ था कि बहुत सारी चीज़ें उनका कहना था कि हमने की हैं जो कि झूठी हैं, लेकिन आगे से उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। तो एक छोटी-सी उसमें से एक छोटी-सी एक मतलब डॉन लीक्स में से वैसे तो वो एक 10 किताबें लिखी जा सकती हैं, लेकिन ज़ाहिर है एक कॉलम में जो कुछ उस्ताद मोहतरम लिख सकते थे, उन्होंने लिखा है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करना ज़रूरी है। तारीख है, हमें पता होना चाहिए कि हमारे मुल्क की जो एस्टेब्लिशमेंट है, वो इस मुल्क को कैसे तबाही के दहाने पर लेकर गई और आज हम उसको भुगत रहे हैं। सब्सक्राइब करना मत भूलें हमारा चैनल, लाइक और भी करें, बेल आइकन भी प्रेस करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में भी ज़रूर सेंड करें। जी, डॉन लीक्स का मामला बहुत ज़्यादा सादा नहीं था। इस दौरान बहुत सी गैर मामूली चीज़ें होती रही। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में बेतहाशा ऐसे फैसले हुए जिन पर अगर अमल हो जाता तो शायद आज हालात यकसर मुख्तलिफ होते। इरफान सिद्दीकी साहब जो इन तमाम वाक़यात के ऐनी शाहिद हैं, हक़ाइक़ एक-एक करके सामने ला रहे हैं। लफ्ज़ों में कुछ ऊपर-नीचे हो जाए तो माफ़ कीजिएगा, उस्ताद मोहतरम के कुछ लफ़्ज़ ऐसे हैं कि शायद मैं तलफ़्फ़ुज़ भी सही ना कह सकूँ। उन्होंने दूसरी किस्त में लिखा है कि डॉन लीक्स इश्यू बनाने पर वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ ने आला फ़ौजी क़यादत के खिलाफ कार्रवाई का फ़ैसला कर लिया था। बेगम कलसूम नवाज़ के रोकने पर मामला टला और रिजेक्टेड का ट्वीट वापस ले लिया गया। इरफान सिद्दीकी ने अपने कॉलम में लिखा कि 4 मई 2017 को आर्मी चीफ और वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात में तय पाने वाला फार्मूला तख़यीर का शिकार हो गया। वज़ीर-ए-आज़म के दिल में तराजू रिजेक्टेड के तीरे नीम कश से बदस्तूर खून रसता रहा, यानी वो इस चीज को हजम न कर पाए। जनरल बाजवा के बेटे सात कमर के तवस्सुत से आने वाले पैगामात का दर्जा हरारत बढ़ने लगा। 8 मई को मिलने वाला पैगाम था, हमने अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर ली, अब कुछ करने का जिम्मेदारी दूसरे फरीक पर है। मतलब ये कहा जा रहा था कि हुकूमत ने, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने बहुत कोशिश कर ली, लेकिन दूसरा फरीक जनरल बाजवा और एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कुछ नहीं हो रहा था, उन पर जिम्मेदारी थी। तरफीन के असाब कड़ी कमान किसी तांत की तरह तने जा रहे थे। वक्त दम सादे खड़ा था, पहले आंख कौन झपकता है। उन्होंने कहा कि 8 मई की शाम इतला मिली, कल 11 बजे वजीर आजम ने एक मीटिंग कॉल की है वजीर आजम हाउस में। ख्वाजा आसफ, एहसन इकबाल, चौधरी निसार अली खान, इसाक डार, शाहिद हाकान अब्बासी, साद रफीक, परवेज रशीद, बरजीज ताहिर, आसफ करमानी, फवाद हसन और मैं वज़ीर आज़म के दफ्तर में बैठे एक दूसरे से इस्तफार कर रहे थे, इस हंगामी मीटिंग का एजेंडा क्या है। इतने में मरियम नवाज और ठीक 11 बजे वज़ीर आज़म साहब हमारे पास आए। तलावत के बाद बगैर किसी तहमीद के बोले, माजरत ख्वाह हूं, आपको इमरजेंसी में बुलाना पड़ा। आप जानते हैं कि डान की खबर को किस तरह सबसे बड़ा कौमी बहरान बना दिया गया है। हमारी हर मुमकिन कोशिश के बावजूद हंगामा जारी है। इनकी जिद पर हमने परवेज रशीद के खिलाफ कार्रवाई की। उस वक्त कहते थे कि हम इसके साथ ही ये मामला खत्म हो जाएगा, लेकिन इतनी बड़ी कमेटी बना दी, इसकी सारी सिफारिशात भी हमने मान ली जो सब नाजायज थी। वो कहना था कि जी इतनी बड़ी कमेटी बना दी पहले, और उसकी जो सारी उसमें सिफारिशात थी वो हमने सारी मान ली हैं, हालांकि वो सारी की सारी नाजायज थी। ये बात बड़ी काबिले गौर है कि कमेटी भी इतनी बड़ी बनाई और उसमें जो सिफारिशात थी, परवेज रशीद को हटाना और बहुत सारी दूसरी चीजें थे, वो सारी की सारी नवाज शरीफ के जो नवाज शरीफ फरमाते हैं कि वो सारी की सारी जो है वो नाजायज थी, लेकिन हमने वो सारी की सारी मान ली थी। फिर रिजेक्टेड का ट्वीट आ गया। क्या क्या फायदा हुआ हमारी नरमी का। उन्होंने इसे हमारी कमजोरी और बुजदली समझा। सच्ची बात यह है कि मैं भी इसे कमजोरी और बुजदली ही ख्याल करता हूं। वो बेतकान बोलते जा रहे थे। मियां साहब ने कहा जी कि उन्होंने हमारी नरमी का जो फायदा उठाया है, इसे हमारी कमजोरी और बुजदली समझा। और मियां साहब कहते हैं कि मैं भी इसको कमजोरी और बुजदली ही समझता हूं। अचानक मेरी तरफ इशारा करते हुए कहने लगे, इस मामले में इरफान सिद्दीकी साहब ने खासा अहम किरदार अदा किया है। जनरल बाजवा किसी जमाने में इनके शागिर्द रहे हैं। मेरी और आर्मी की चीफ की मुलाकात भी हुई है, कुछ बातें तय पा गई हैं। आज चौथा या पांचवां दिन है, किसी एक पर अमल नहीं हुआ। मैं इसे अपने और अपने मनसब की तौहीन ख्याल करता हूं।
ये सूरत हाल मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी है। आपको बुलाया है, इस तौहीन पर हमारा रद्द-ए-अमल क्या है? उन्होंने कहा कि 2 के सिवा सब ने तहम्मुल का मशवरा दिया, मज़ाकराती टीम को मुतहर्रिक करने का कहा। वज़ीर-ए-आज़म के दिन वज़ीर-ए-आज़म के बदन बदन बोली कह रही थी कि वो तहिया तोहफ़ा किए बैठे हैं। मीटिंग खत्म हुई, मेरा बाजू थामे रहायशी हिस्से के ड्राइंग रूम में आ गए। इसाक डार, परवेज़ शीत और फवाद साहब भी हमारे साथ थे। थोड़ी देर के बाद की गुफ्तगू के तसलसल में एक और शोलाबार तकरीर की। यकजक बोले, सदीकी साहब कागज कलम ले। मैंने मेज पर धरा एक पैड उठा लिया, जेब से कलम निकाला, बोले आज की मीटिंग के हवाले से प्रेस रिलीज तैयार करें, बताएं। सीनियर क्यादत से मशवरे के बाद वजीर आजम ने रिजेक्टेड के ट्वीट को फौज के हलफ के मुनाफी तौहीन अमेज करार देकर जरूरी कार्रवाई का फैसला किया। लिखें कि एक मातहत अदारे की तरफ से ऐसा गैर आईनी इकदाम रियासत के खिलाफ जंग है। लम्हा भर रुके तो मैंने कहा कि मियाँ साहब, मेरे ख्याल में इस तरह का प्रेस रिलीज, उन्होंने कहा, उन्होंने मुझे बात पूरी करने न दी। बोले, सिद्दीकी साहब बहुत हो गया, पिछले 10 दिन से बर्दाश्त किए बैठा हूं। प्रेस रिलीज में ढेर सारा बारूद भरने के बाद बोले, अभी कंपोज कराकर जारी कर दें। उठते हुए कहने लगे, जारी करने से पहले मुझे एक दफा दिखा दे। इरफान सिद्दीकी साहब का कहना है कि फवाद के कमरे में बैठे मैंने प्रेस रिलीज तैयार करके कंपोजर के हवाले की। फवाद से अपने हदशात का इजहार किया तो कहने लगे, सर मैंने कभी पीएम को इस कदर गुस्से में नहीं देखा। अगर उन्होंने आपकी बात नहीं मानी तो वो किसी की नहीं मानेंगे। अब होने दे जो होना है। तभी मैंने और फवाद ने एक हिकमत अमली तराशी, अंदर से हुसैन नवाज को बुलाया, उसे इत्माद में लिया और ये मेरी तरफ से अपनी वालदा से भी इल्तमास करें कि वो भी आ जाए। वज़ीर आज़म ने प्रेस रिलीज की एक कॉपी हाथ में ली। फवाद हसन ने बुलंद आवाज में उसको प्रेस रिलीज को पढ़ा। मियां साहब बोले, ठीक है, इशू कर दो। मैंने एक बार फिर दरसे हिकमत का बाब खोला, 2-4 जुमले ही कहे थे। वज़ीर बोले, सिद्दीकी साहब अब इन बातों का वक्त गुजर चुका है। बेगम कलसूम नवाज भी हुसैन और मरियम के साथ बैठी थी, सब कुछ सुनती रही। फिर बोली, सिद्दीकी साहब आपको हमेशा मुखलसाना मशवरा दिया है। मेरा भी यही ख्याल है कि इस प्रेस रिलीज में मामलात खराब हो जाएंगे। आप कम से कम एक दिन का सब्र कर लें। जो काम आज हो सकता है वो कल भी हो जाएगा। नवाज शरीफ उठ खड़े हुए अपने मजाज के बरक्स, न किसी से सलाम न किसी से दुआ, खुद कलामी के अंदाज में बोलते हुए अंदर चल दिए। जो मर्जी है करें आप लोग, पता नहीं कब तक ये तमाशा लगे रहेगा, कब तक हम ये जिल्तें बर्दाश्त करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि मैंने बेगम साहबा का शुक्रिया अदा किया। फवाद के कमरे में आकर प्रेस रिलीज की कापियां कागज कर्श करने वाली मशीन में डाली, जिसकी गिर गिर मुझे मुतरन्नम मौसीकी जैसे लगी। घर आते ही मैंने साद कमर बाजवा को टेक्स्ट किया, बाजा बाबा को बता दो सूरत हाल अब मेरी दस्तरस से निकली जा चुकी है। अगले दिन 10 मई को जनरल बाजा वजीर आजम से मिले। उसी दिन नया हुकूमती अलामिया जारी हो गया। इसमें अस्करी तालीफ कलब के लिए परवेज शीत की मजूली का दिलकश जुमला भी शामिल कर दिया गया। सरे शाम जनरल आसफ गफूर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिजेक्टेड ट्वीट का वापस लिया। माजरत गैर जरूरी थी। अब ये है वो चीज कि जब चीजें ठीक की जाती हैं तो दिल से की जाती हैं, लेकिन यहां से ऐसा नहीं किया जा रहा था। उस वक्त की स्टैब्लिशमेंट ने प्रेशर में आके वो रिजेक्टेड का ट्वीट, जो कि अगले जो बाजवा साहब ने पिछले अपने जो उन्होंने गुफ्तगू फरमाई एक सहाफी से, जिसमें उन्होंने कहा जी कि मेरा दिल बड़ा परेशान सी कि मेरा वजीर आजम चाइना जा रहा है और वो रिजेक्टेड ट्वीट ना जाएगा तो चाइना वाले क्या सोचेंगे कि इनके अंडर इनकी आर्मी भी नहीं है, इनका आर्मी चीफ भी नहीं है। तो मैंने वो इसलिए वापस ले लिया था क्योंकि मुझे ये था कि चाइना क्या सोचेगा, लेकिन ऐसा नहीं था। वो एक प्रेशर था क्योंकि नवाज शरीफ कुछ बड़ा करने जा रहे थे और उस डर से उन्होंने किया था। लेकिन बेईमान थे, पूरे के पूरा सिस्टम बेईमान था उस वक्त की हुकूमत के खिलाफ। खासतौर पर बाजवा, खासतौर पर जनरल आसफ गफूर, उन्होंने रिजेक्टेड की ट्वीट तो वापस ली, मादरत फिर भी नहीं की, सॉरी फिर भी नहीं की। अब तो बाजवा साहब हर जगह पे दिल खोल कर बैठे हैं ना कि कोई ऐसा मामला ही नहीं था। अब मेरे जो मेरे अंडर थे, जवान थे, वो हमें कहते थे कि आप कर रहे हैं क्या, आपने किया क्या है, तो हमने उनको दिखाने के लिए सब कुछ किया इसके अंदर था। अब ये सब कुछ कह रहे हैं, लेकिन उस वक्त अगर ये सब कुछ ना करते तो आज पाकिस्तान की ये हालत ना होती। सिद्दीकी साहब के इन इंकशाफात से तासुर मिलता है कि नवाज शरीफ फसाद की जड़ खत्म करना चाहते थे। शायद वजारत दफा के जरिए रिजेक्टेड का ट्वीट करने वाले जनरल को फारग कर देते। हो सकता था कि वो जनरल बाजवा को भी फारग करने का फैसला कर बैठे थे, लेकिन बेगम कलसूम नवाज साहबा
रफ़्का के कहने पर रुक गई। अगर ये हो जाता तो शायद आज मामले मुख्तलिफ होते। इमरान खान की जो जिसे कहते हैं ना कि सहूलतकारी ना होती, पाकिस्तान आज इंडिया के मुकाबले में खड़ा होता, तगड़ा होता, दुनिया की आँख में आँख मिलाकर बात कर रहा होता। चाइना का सी पैक मुकम्मल हो चुका, नवाज शरीफ का दूसरा दौरे हुकूमत ऑलमोस्ट खत्म होने वाला होता है और इलेक्शन की तरफ हम जा रहे होते और शायद इस मुल्क में तुर्की वाला जो जो कामयाबियां हम गिनाते हैं और तैयब उर्दगान जिसका एक लंबा अरसा हुकूमत में है और वो अपने मुल्क को कहां से कहां ले गया, हालांकि आलमी साजिशें उसके मुल्क के खिलाफ भी हो रही थी, तो हम भी शायद आज किसी मुकाम पर होते। लेकिन उस वक्त की जो जाहिर है बाजवा साहब है उनकी क्यादत में, क्योंकि वो क्या उसे कहते हैं कि इमरान खान की मोहब्बत में जो चीजें उस वक़्त की जो बाजवा साहब की जो मोहब्बत थी उसमें इमरान खान की मोहब्बत में वो जनरल जो है यूथिये बने हुए थे, जनरल जो है वो इंसाफिये बने हुए थे, जनरल उसका जो इमरांडू बने हुए थे, उन इमरांडूज़ की वजह से आज आज इसका जो मुल्क का हाल है वो आपके सामने है। बट एनी हाउ ये वो एक दूसरी किस्त थी जो उस्ताद मोहतरम की तरफ से आई थी, तो मैंने कहा मैं आप लोगों के सामने शेयर करूँ। अल्लाह ताला की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे। इंशाअल्लाह ताला अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। मत भूलिएगा जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया।